ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में नमपाई स्टडी किया था। तो नमपाई ये मैंने डॉक्यूमेंट भी शेयर किया हुआ है, तो आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। तो हमने देखा था कि नमपाई में डेटा स्टोरेज कैसे होता है और पाइथन लिस्ट में कैसे होता है, और उसकी वजह से, उस स्टोरेज की वजह से नमपाई की स्पीड नॉर्मल पाइथन के प्रोग्राम की स्पीड से मैनी टाइम्स फास्टर होती है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम देखा था, दो एग्जांपल कराए थे, तो एक बार 55 टाइम फास्टर थी, दूसरी बार 59 टाइम्स फास्टर थी। ठीक है। तो चूंकि ये स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो इसलिए बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये चीज़ें और कैसे हमारे लिए काम करती हैं। वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देखते हैं। तो हमने नंपाई एरे कैसे क्रिएट करना है, तो नंपाई एरे क्रिएट करने के लिए हमने सिंपली लिस्ट से हमें नंपाई एरे क्रिएट करना है, तो हमने np डॉट एरे हमने लिया। तो इससे हमने यहाँ पे नंपाई एरे क्रिएट कर लिया। ठीक है। अभी इसी तरह से यहाँ पे हमने एक ये वन डायमेंशन एरे है, फिर टू डायमेंशन एरे क्रिएट किया था। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो दोनों में विजिबल डिफरेंस है। अगर आप नॉर्मल लिस्ट देख रहे हो तो नॉर्मल लिस्ट इस तरह से दिखाई दे रही है। उसी लिस्ट को जब हमने नंपाई एरे में कन्वर्ट किया तो हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, बीच में कॉमा हट गया और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा विजिबल डिफरेंस आ जाते हैं। अब यही हम टू डायमेंशन में कर रहे हैं, तो टू डायमेंशन में आप देख रहे हो, टू डायमेंशन में हमें एरे इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है। यही चीज जब हमने उसको नंपाई एरे में कन्वर्ट किया तो नंपाई एरे में हमें वही टू डायमेंशन एरे इस तरह से टैबुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। राइट। इसका टाइप चेक करना है तो टाइप स्टेटमेंट से चेक करोगे तो ये नंपाई डॉट एन डी एरे आ जाएगा। और इसका शेप चेक करने के लिए ए आर आर डॉट शेप, तो शेप फंक्शन से हम शेप चेक कर सकते हैं क्या है, कितनी डायमेंशन है वो चेक करने के लिए एंडिंग हम यूज करते हैं। और कौन सा डेटा टाइप है एरे का वो हम यूज करने के लिए डी टाइप करते हैं। सो अनलाइक लिस्ट और टपल और सेट और डिक्शनरी, यहाँ पे आप एक बार में एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा डेटा टाइप स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो वो उनको उस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा जिसमें सारे कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक नंबर और एक स्ट्रिंग डाल दी तो वो सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। राइट। अगर आपने एक नंबर और एक फ्लोट डाल दिया तो वो सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप एरे में, यहाँ पे जो नंपाई एरे है इसमें आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं कर सकते। राइट। इसके बाद हमने कुछ इसमें इनिशियलाइजेशन पार्ट भी देखा था। तो दैट्स व्हाट कि हम जैसे np डॉट ए रेंज लगाए तो ए रेंज में जैसे रेंज फंक्शन वहां पे हम यूज करते तो रेंज फंक्शन में हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर देना पड़ता था। राइट। तो याद है किसी को? यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे हमने प्रोग्राम कुछ बनाया, हमने यहाँ पे जैसे माई लिस्ट अगर हम बनाते थे, तो लिस्ट अगर हम बना रहे हैं तो हमने लिस्ट में हम दे दिया रेंज ऑफ, और हमने यहाँ पे 15 दे दिया। तो अगर हम यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो ये रेंज 0 to 15 प्रिंट कर देगा। ठीक है। वही चीज यहाँ पे है, हमने जीरो टू, यहाँ पे हमने np डॉट ए रेंज है, np है नंपाई और ए रेंज है उसके अंदर फंक्शन, तो हमने यहाँ पे 0 to 15 दिया, तो वो उसके अंदर 0 से 15 तक के सारे नंबर्स को स्टोर कर देगा। ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे np डॉट 0 to 20 टू के डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इसने 2 के डिस्टेंस पे सारे नंबर दे दिए। ऐसे ही नंबर ऑफ 8 zeros का हमें एरे बनाना है तो 8 0 का एरे बना दिया। वंस का एरे बनाना है तो वंस का एरे बना दिया, जीरोस का 2 डायमेंशन, वंस का 2 डायमेंशन। देन लिन स्पेस, तो लिन स्पेस क्या करता है कि दो नंबर्स हैं उनके बीच में सर्टेन नंबर जनरेट करना है। तो जैसे एक 0 से 10 के बीच में 21 नंबर्स जनरेट करना है। तो इसका मतलब क्या है, पहला नंबर है 0, दूसरा नंबर है, तो स्टार्टिंग होगी 0 से और एंडिंग होगी 10 से, और 0 और 10 के बीच में यहाँ पे 19 और नंबर जनरेट होते, तो 21, टोटल 21 नंबर जनरेट होने हैं। तो 21 में से पहला नंबर 0 हो गया और दूसरा नंबर हो गया 10। अब बाकी बचे स्पेस में हमें 19 नंबर और जनरेट करने हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने इक्वल डिस्टेंस पे ये सारे नंबर जनरेट कर रखे हैं। राइट।
ये चीज हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, तो आप उसको फिर से समझ सकते हो। तो यहाँ पे अगर, जैसे हम यहाँ पे अगर चेंज कर देते हैं कि हमें यहाँ पे 0 से 15 के बीच में, 0 से सपोज हम यहाँ देते हैं 15 के बीच में हमें 31 नंबर्स चाहिए, राइट। तो हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। ओके, एनपी हमें देखना पड़ेगा, एनपी हमने ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कराया है, तो एनपी हम पहले क्रिएट कर देते हैं। एनपी हम यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया, क्योंकि एनपी इनिशियलाइज होना जरूरी है। यहाँ पे वो इनिशियलाइज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे एनपी एरर दे रहा है। नंपाई इनिशियलाइज हो गया, अब यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। हाँ, ये हैंग कर रहा है, गिव मी अ मिनट। सिस्टम इज हैंगिंग, ज्यादा लोड हो गया। क्या हो गया भाई? नहीं, मेरा सिस्टम हैंग हो गया है, वाओ, व्हाट अ वंडरफुल। माय सिस्टम इज हैंग्ड एंड आवर क्लास इज आल्सो हैंग्ड। ओके, सो हम्म आ गया, थैंक यू थैंक यू, नहीं तो मुझे सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता। ओके, सो यहाँ पे 0 से 15 के बीच में हमें 31 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब 0 से 15 के बीच में पहला नंबर होगा 0, लास्ट होगा 15, राइट। और इसके बीच में 31 नंबर्स हमें जनरेट करने हैं। तो सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो सर। अभी दिख रही है? यस सर दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हमें यहाँ पे 0 से 15 के बीच में नंबर जनरेट करने हैं। तो पहला नंबर होगा 0, लास्ट नंबर होगा 15, राइट। अभी यहाँ पे इसके बीच में 31 नंबर जनरेट करने हैं। तो टोटल 29 नंबर जनरेट करने होंगे, क्योंकि पहला और आखिरी तो यही होगा, फिर 29 बचेंगे। तो 29 नंबर्स में यहाँ पे आप देखो कि इक्वल डिस्टेंस पे सारे नंबर यहाँ पे जनरेट होके आ गए हैं, राइट। इसी में आप अगर आप सपोज अभी तो 0.5 के डिफरेंस पे सारे आ रहे हैं। अभी हमने कुछ और यहाँ पे कुछ वियर्ड नंबर डाल दिया, हमने डाल दिया 38 नंबर जनरेट करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो बीच की डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेगा, जितने नंबर्स हैं उसको। अब यहाँ पे 36 नंबर जनरेट हो रहे हैं 0 to 15 के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 to 15 के बीच में टोटल 36 नंबर जनरेट हो रहे हैं। और ये सारे नंबर इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अगर आप यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस आएगी। तो सपोज यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम इनको उठा लेते हैं, इसको हम एक्सेल में कहीं पे ले जाते हैं, फिर हमने यहाँ पे एक्सेल में पेस्ट कर देते हैं। तो इसको सर हमने, एक्सेल नहीं दिख रहा। तो एक्सेल दिख रही है अभी? यस सर अब दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे हमने पेस्ट किया और इसको हम कर लेते हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे डेलिमिटेड विद, और यहाँ पे हमें कॉमा डेलिमिटेड हमने लगा दिया। नेक्स्ट किया, फिनिश।
ये चारों नंबर आ गए। चारों नंबर्स को हमने क्या किया, हम यहाँ पे ऑल्ट ESV ट्रांसपोज कर लिया। ठीक है, और ट्रांसपोज करके इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं तो ये माइनस ये वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हमने नीचे देखा तो देखो सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसे ही आगे के भी हम यहाँ पे ले लेते हैं वन बाय वन। आगे के भी हम नंबर ले लेते हैं, इसको भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम ट्रांसपोज किया। यहाँ पे पहले टेक्स्ट टू कॉलम हमने किया, नेक्स्ट हमारे पास ये नंबर्स आ गए, इन चारों को हमने उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और ESV। ठीक है, और इसी को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करोगे तो देखो सबके बीच में सेम डिस्टेंस आ रही है। यस सर। ठीक है, और भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको भी हम टेक्स्ट टू कॉलम कर लेते हैं, और यहाँ पे हम डेलिमिटेड विद माँ नेक्स्ट फिनिश Ctrl+C और DSP ये पूरा हमें लेना है, और DSP Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पे जैसे जैसे आप जो भी चेक करोगे हर बार वो डिस्टेंस सेम आएगी। तो बेसिकली कर क्या रहा है कि 0 से और 15 के बीच में इसने 36 नंबर्स फाइंड आउट किए, जो सारे इक्वल डिस्टेंस पे हो रहे थे। वो सारे नंबर्स इसने फाइंड आउट करके यहाँ पे रिटर्न किए। तो इन सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, भी आप चेक कर लोगे। ठीक है, तो लिम स्पेस का यही काम होता है। अगर आप यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे सिर्फ 0 से 15 के बीच में हमें सिर्फ 5 ही नंबर हमें जनरेट करने हैं, तो 5 नंबर में क्या है कि पहले और लास्ट नंबर तो 0 और 15 है, अब इसके बाद 3 ही नंबर जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे देखो 3 नंबर इसने जनरेट किए, तो 3.75, 7.5 और 11.25, ये 3 नंबर। आप यहाँ पे हम यहाँ पे सपोज 7 नंबर जनरेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो 2.5, 5, 7.5, क्योंकि अभी उसको 5 ही नंबर जनरेट करने हैं बीच में। तो जैसे भी आप यहाँ पे नंबर डालोगे उसी हिसाब से ये दोनों नंबर के बीच में इक्वल डिस्टेंस नंबर फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स I8 यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 8x8 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अगर आप यहाँ पे 7 या 6 दे दोगे तो 6x6 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे भी आप यहाँ पे दोगे वही साइज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। मैंने उसमें जस्ट आपको उसका एक ब्रशअप दिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे देते हैं रैंडम नंबर जनरेशन की। यहाँ पे आप रैंडम नंबर्स को जनरेट कैसे कर सकते हो। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यहाँ पे np.random.ran ये आपको यूज करना है। np.random.ran फंक्शन को यूज करना है। तो np वही आपका numpy पैकेज है, numpy के अंदर दूसरा पैकेज है रैंडम। रैंडम के अंदर ये रैंड फंक्शन है जो यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये इसने इसने बोला कि हमें 15 रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। ठीक है, तो 15 नंबर रैंडम नंबर जनरेट जनरेट करने का मतलब है कि ये यहाँ 0 और 1 के बीच में 15 रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। तो जीरो, ये सारे देखो आपके नंबर 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, यस। अंडरस्टूड। ओके, ऐसे ही यहाँ पे हमने दिया np.random.rand और यहाँ पे हमने 4x2 में दे दिया। तो अभी यहाँ पे भी वो 4x2 मतलब 8 नंबर जनरेट करेगा, और वो 4x2 की मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। यहाँ पे क्या है कि ये मैट्रिक्स का फॉर्म नहीं है, वो एक सिंपल 1 डायमेंशन एरे है। यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे के फॉर्म में जनरेट करेगा 8 नंबर। ऐसे ही आप 4x4 भी बना सकते हो, जैसे भी आप बनाना चाहो। ठीक है, इसके बाद आता है रैंड एन। यहाँ पे था रैंड, दूसरा आता है रैंड एन। रैंड एन क्या करता है, रैंड एन आपका -1 से +1 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे -1 से +1 के बीच में सपोज अगर हमें 10 नंबर जनरेट करने हैं तो हमने सिर्फ यहाँ पे 10 दे दिया, इसने यहाँ पे 10 नंबर जनरेट कर दिए। लेकिन यही अगर हम यहाँ पे दे देंगे 5, 2, तो अब भी 5 × 2 मतलब 10 नंबर जनरेट करेगा, बट उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और ये -1 टू +1 के बीच में होंगे। ठीक है,
ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं वो जनरेट कर सकते हो, और उनको रैंडम नंबर 0 to 1 के बीच में, -1 to +1 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करा सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है कि रैंडम नंबर पहले जनरेट किए गए, 12 रैंडम नंबर जनरेट किए गए। इसके बाद अब इसी को, ये जो 12 नंबर जनरेट किए गए हैं, हम इसी को 4x3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 4x3 में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे रीशेप फंक्शन को यूज करेंगे। तो इनिशियली जब यहाँ पे डेमो एनपी क्रिएट किया गया था, तो डेमो एनपी एक 1 डायमेंशन एरे है। इसी एरे को यूज करके हम एक 2 डायमेंशन एरे क्रिएट करेंगे। तो वो 2 डायमेंशन एरे यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4x3 कर दिया, तो ये रीशेप कर देगा 4x3 के फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले ये जनरेट हुआ डेमो एनपी, राइट, इसकी जो डायमेंशन है वो 1 है, यही रीशेप हो गया और अब इसकी डायमेंशन 2 हो गई। ठीक है। ठीक है, देन आप यहाँ पे एरे में मल्टीपल वैल्यू जनरेट करना चाहते हो, तो जैसे यहाँ पे न्यू एरे np.arr, और उसके अंदर एक लिस्ट पास कर दी, तो 1 2 5 इस तरह से तीन तीन एलिमेंट है यहाँ पे जनरेट कर देगा। अब ये जो एरे है, ये इंटीजर टाइप का एरे नहीं है। अब ये यहाँ पे नंपाई यूजुअली आपके जो नंबर्स को ही ज्यादा एंटरटेन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें स्ट्रिंग असाइन करोगे तो भगा देगा आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ये स्ट्रिंग्स को भी स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए सिंपली हमने स्ट्रिंग्स दे दी, तो इसने स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया। लेकिन इसका जो एक टाइप होगा, टाइप यहाँ पे यूनिकोड टाइप होता है, तो अभी यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टाइप है, ये यहाँ पे यूनिकोड टाइप है। ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं दिखाएगा, लेकिन यूनिकोड टाइप तो यहाँ पे दिखा ही सकता है। ठीक है, इंडेक्सिंग के लिए आपको, अब जैसे यहाँ पे हमने जनरेट किया, np.a रेंज से हमने एरे जनरेट किया। ठीक है, यहाँ पे 0 to 50 हमने जनरेट किया, और 3 के डिस्टेंस पे जनरेट किया, तो 3 3 के डिस्टेंस पे सारे यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। हमने यहाँ पे उसको यूज किया। अब जैसे हम इंडेक्सिंग हम कहीं भी यूज करते हैं अभी तक, हमने चाहे वो लिस्ट में यूज की हो या स्ट्रिंग में यूज की हो, कहीं भी यूज की हो, लिस्ट में, टपल में, वैसे ही इंडेक्सिंग यहाँ पे नमपाई एरे की भी होगी। तो इंडेक्सिंग हर जगह सेम रहती है, वो चाहे आप यहाँ पे करो या कहीं पे भी करो। अगर दूसरी लैंग्वेजेस में भी जाओगे तो ज्यादातर इंडेक्सिंग इसी तरीके से सब जगह की हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एरे की, एरे को डिफरेंट पार्ट में स्लाइस करना। तो जैसे हम जनरल इंफॉर्मेशन निकालते थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी एरे स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो पहले इंडेक्स से 5वें इंडेक्स के बीच की सारी वैल्यू देखनी है, तो हम इस तरह से देख सकते हैं। 8वें इंडेक्स के साथ बाद की सारी वैल्यू देखनी है, 6वें इंडेक्स से पहले की सारी वैल्यू देखनी है। तो ये सारी चीजें हम पहले भी कर चुके थे, अभी कर रहे हैं। देन नंपाई अरेज आर म्यूटेबल, आप कोई भी एरे की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो जैसे हमने 0 to 5, मतलब 0 1 2 3 4 तक सारे एलिमेंट उनको 15 से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे 15 से इसने रिप्लेस भी कर दिया। ठीक है, और फिर 2 डायमेंशन एरे है, जो 1 डायमेंशन एरे है, उसे हम 2 डायमेंशन एरे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जनरल चीजें हैं जो आप जो हमने लिस्ट में भी पढ़ी थी और टपल में भी पढ़ी थी, और हम यहाँ भी वही चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो नंपाई एरे में आप कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हो, जैसे आप लिस्ट में चेंज करते रहे हो, वैसे यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। तो इट डजेंट वर्क लाइक टपल। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अब आती है कंडीशनल इंडेक्सिंग इन द एरे, कि अगर हमारे पास अब एरे है, हम कंडीशन के बेस पे वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सपोज एक एरे एरे कंडीशन हमने क्रिएट किया, और यहाँ पे हमने डाला कि np.a रेंज, ए रेंज का, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 to 10 तक का एक जो एरे है वो क्रिएट हो गया, तो जिसमें 0 से 10 तक की सारी वैल्यू है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जितनी भी वैल्यूज हैं जो 5 से ज्यादा है वो हमें चाहिए, राइट। तो 5 से ज्यादा कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू है। ठीक है, तो हमने कंडीशन लगाई, एरे एरे कंडीशन >5। तो ये क्या करेगा, हर एलिमेंट को कंपेयर करेगा 5 से, और जहां पे भी
कंडीशन ट्रू होगी वहां पे ट्रू रिटर्न करेगा, जहां पे फॉल्स होगी वहां पे फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। तो यहां तक अगर आप देखोगे तो ये कंडीशन फॉल्स जाएगी, क्योंकि एरे ये सारे 5 से बड़े नहीं है, या तो बराबर है या छोटे हैं, राइट। यहाँ के बाद से ये कंडीशन ट्रू जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे यहाँ तक ये फॉल्स आया, पहले 6 एलिमेंट के लिए ये फॉल्स आया, और उसके बाद लास्ट के 5 एलिमेंट के लिए ये ट्रू हो गया, राइट। तो इससे हमें पता लग रहा है कि कहाँ पे ट्रू वैल्यू है, कहाँ पे वैल्यू फॉल्स हो रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो वो सारी वैल्यूज चाहिए जो जो 5 से बड़ी हैं। एक्चुअली तो हमें वही चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे हमने दिया, एक हमने एरे एरे कॉन्ड बनाया, और यहाँ पे हमने दे दिया np डॉट ए रेंज, और यहाँ पे हमने दिया 0 to 11। ठीक है। अभी यहाँ पे हम ये डालेंगे तो ये एरर एरर क्रिएट आएगी। तो एरर यहाँ पे क्यों आएगी, एनी आइडिया यहाँ पे एरर क्यों आएगी? यहाँ पे हम चलो एग्जीक्यूट करा ही देते हैं तो आपको। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि नेम एनपी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में हमने नंपाई डिफाइन किया है, इस वाले एनवायरनमेंट में हमने नंपाई डिफाइन नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पे हम नंपाई इंक्लूड करेंगे। तो नंपाई इंक्लूड करने के लिए इंपोर्ट numpy एज np। अब जब हम इसको करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये एरर नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रिंट होके आ गया। अब हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन है एरे पॉन्ड ग्रेटर देन 5, राइट। तो यहाँ पे इस तरह दिखा रहा है, हमें क्या दिखा रहा है कि कहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, कहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जहाँ पे वैल्यू कंडीशन ट्रू हो रही है वो एलिमेंट दिखाए, राइट। सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, हमें वो एलिमेंट चाहिए जो 5 से वास्तव में बड़े हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अम, एक वेरिएबल ले लिया, where इज इक्वल टू ARR अंडरस्कोर कंडीशन ग्रेटर देन 5, राइट। और हमने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया, और एग्जीक्यूट कराने के बाद हमने यहाँ पे दिया ARR कॉन, और इसके अंदर हमने यहाँ पे दिया where, सॉरी, ठीक है। तो इसने यहाँ पे दिखा दिया हमें कि कौन से एलिमेंट यहाँ पे बड़े हैं, कौन से एलिमेंट यहाँ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दिखा दिया इसने। यस नो? यस सर। ठीक है। तो यही चीज, रादर देन स्टोरिंग इनटू द वेरिएबल, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या किया, ARR कंडीशन, और यहाँ पे हमने दिया ARR कॉन ग्रेटर देन 5, डायरेक्ट उसी के अंदर हमने दे दिया। तो यहाँ पे इसने डायरेक्ट दिखा दिया कि वहाँ पे जो जो वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो यहाँ पे इसने दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि कितनी यहाँ पे इवन नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर्स हैं। तो वो चेक करने के लिए हमने यहाँ पे दिया ARR कॉन मॉड्यूलर, और हमने यहाँ पे दिया 2, और इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे दे दिया। ये हमने कंडीशन लगा दी। तो यहाँ पे देखो सिर्फ वही नंबर आ गए जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो स्पेस है ये इंडेक्स का स्पेस है। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर आप कैसे एक्सेस करते हो, तो यहाँ पे ARR कॉन, और जैसे अगर आपको थर्ड एलिमेंट चाहिए तो यहाँ पे आपने थर्ड इंडेक्स दे दिया, तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे हम इंडेक्स के नंबर पे वो कंडीशन दे रहे हैं जिसकी जिसके बेस पे हम इंडेक्स निकाल पाएंगे, ठीक है। समझ गए? ये चीज सबको क्लियर है बात? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
सर यहाँ एरे काउंट में जो 3 लिखा उसने इंडेक्स को 3 प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया? इंडेक्स की वैल्यू को 3 प्रिंट किया है ना, एरे काउंट 3 जो हमने लिखा है। इंडेक्स की वैल्यूज को रिप्रिंट नहीं कर रहा है वो। इंडेक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे सपोज अगर हम यहाँ पे जो हमारी एरे एरे कंडीशन है, हम इसको हम यहाँ पे 30 से हम यहाँ 35 से स्टार्ट करके और हम उसको 65 तक लेके जा सकते हैं। तो एरे कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है। एरे की वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती है। राइट। यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आ गई। तो ये इंडेक्स थोड़ी ना प्रिंट कर रहा है, ये वो वैल्यूज प्रिंट कर रहा है जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अंडरस्टूड? यस सर, कंडीशन। जहां जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वही वही वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इंडेक्स प्रिंट नहीं कर रहा है वहां पे। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स की वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों सेम थी, तो आपको आपको शायद ये कंफ्यूजन हो गया कि ये इंडेक्स प्रिंट कर रहा है। इंडेक्स प्रिंट नहीं कर रहा है। ओके ठीक सर। है, क्लियर है सबको? तो इस तरह से आप यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे आप कंडीशंस में आप मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हो। तो मल्टीपल कंडीशन में जैसे अब यहाँ पे हमें इसी इसी में लगाना है कि जो हमारे ए आर आर कॉन्ड में है, और ए आर आर कॉन्ड के अंदर हमारी पहली कंडीशन है, हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि ए आर आर कॉन्ड completely divided by 2 is equal to 0, and ए आर आर कॉन्ड divided by 3 is also equal to 0। हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देते हैं, ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्यों आ गया? थ्री इक्वल टू 0 यहाँ पे करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक कर रहा है। Truth value of an array with more than one element is ambiguous। दो कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से लगाते हैं, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर हम लगा देते हैं। तो कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है। एम्बिगुअस एलिमेंट, इसके लिए क्या कर सकते हैं? एम्बिगुअस एलिमेंट के लिए अच्छा, ओके सॉरी, वो लगाया हुआ था। और को यहाँ पे लिखना नहीं होता है। यहाँ पे नंबर के केस में यहाँ पे हमें सिंबलाइज करके करना होगा। तो और के लिए हम यहाँ पे पाइप सिंबल लगाएंगे, एंड के लिए हम यहाँ पे ये लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। राइट, वो सारे एलिमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वही एलिमेंट आ रहे हैं। अब यहाँ पे जब केवल 2 से डिवाइड किया था तो इतने सारे एलिमेंट आ रहे थे, लेकिन जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड किया तो हमारे पास इतने सारे एलिमेंट आ रहे हैं। राइट, यहाँ पे अगर हम और कर देते हैं तो यहाँ पे देखो कितने सारे एलिमेंट आ गए। अब यहाँ पे और में क्या हुआ कि या तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं या 3 से डिवाइड हो रहे हैं, दो में से किसी भी एक से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे 36, 39, 30, 38, 39 भी आ गया, 40, 42, 44, 45 भी आ गया। राइट,
तो यहाँ पे और पे और एंड पे हमें क्या क्या वैल्यू मिल रही है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है बेसिकली कि जब आप यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो ऑपरेटर में यहाँ कंडीशन में, जैसे हम पहले और कंडीशन यूज कर रहे थे, या तो यहाँ पे एंड सिंबल या और का सिंबल दोनों में से एक देना पड़ेगा, तभी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो लॉजिकल थिंकिंग में आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं नंपाई में ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? जब भी हमें कोई भी एक स्केलर ऑपरेशन सब पे कराना होता है तो हम उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। लेट्स सी विद एग्जांपल। तो ये हमारे पास एक हमने नंपाई एरे क्रिएट कराया, ये 2 डायमेंशन एरे क्रिएट करा दिया। इसकी जो शेप है हमारी वो 4x3 की है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक स्केलर वैल्यू ली 2। ठीक है, और इस स्केलर वैल्यू को लेके हम इस स्केलर वैल्यू से सारी वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे जो हमारा 2D एरे है, हम 2D एरे को स्केलर वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2D एरे में क्या है हमारे पास, अ, ये एक्स डी है, सॉरी, ये एक्स डी। 2D एरे तो हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है, ये 2D ही है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रन कराया और यहाँ पे 2D एरे हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस 2D एरे को हम स्केलर से डिवाइड करा देते हैं। तो स्केलर स्केलर की वैल्यू कितनी है? ऊपर हमने हमने अभी देखी थी स्केलर की वैल्यू 2 थी। ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब जो 2D एरे इसकी सारी वैल्यूज को हमने 2 से डिवाइड कराया, राइट। तो सारी वैल्यू को 2 से डिवाइड कराने पे क्या हुआ, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो 1 बाय 1 सारी 2 से डिवाइड हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप जो ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशंस हैं वो आसानी से परफॉर्म करा सकते हो, राइट। अब यही चीज अगर अब जो 1D एरे है, 1D एरे हमारा ये है और 2D एरे हमारा ये है। अब हम अगर दो एरेज के बीच में अगर ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म कराते हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, तो इसमें क्या होगा, 2/10, 3/12, 4/14, फिर 4/10, 5/12 एंड 6/14। इस तरह से ये सारी चीजें चलेंगी। तो यहाँ पे 1D एरे है और ये हमारा 2D एरे है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आपस में ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। तो हमने अरे 1D माइनस 2D किया, ये हमारा 1D है, 1D से हमने 2D माइनस किया, तो 1 बाय 1 सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो माइनस करने में वही चीज जो मल्टीप्लीकेशन में हो रही थी। तो यहाँ पे 10 - 2, 12 - 3, 14 - 4, देन 10 - 4, 12 - 5 एंड 14 - 6। इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू आपस में ब्रॉडकास्ट हो जाएंगी। ठीक है, यही चीज आप माइनस में भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हो, जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसा एरे लिया गया है जिसमें जो 2x3 का है, राइट। तो 2x3 को हम 2D से या 4x3 से हम माइनस कर रहे हैं। तो हमारा एक एरे 4x3, दूसरा एरे 2x3। तो हम अगर आपस में माइनस करते हैं, अब यहाँ पे ये इसको एंटरटेन नहीं करेगा। अगर यहाँ पे ये 1D एरे होता तो बहुत आराम से इसने इसको मैनेज कर दिया होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2D एरे है तो 2D एरे में क्या क्या होगा इसको सोचना पड़ेगा। पहली लाइन को इससे डिवाइड, इससे सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरी लाइन को इससे करना है, तीसरी को फिर से करना है, चौथी को फिर से करना है, तो एक इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये पहले ही मना कर देता है कि नहीं, ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। अगर बाई बाई चांस यहाँ पे हमारा जो हमारा 1D एरे है इसमें सपोज 4 एलिमेंट हो गए, तो यहाँ पे हमने दे दिया 65 दे दिया, सपोज ये 6 ही दे दिया। ठीक है, यहाँ पे 4 एलिमेंट हो गए। अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और यहाँ पे हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराया, अब हम यहाँ पे 2D माइनस ये करते थे, यहाँ पे देखो अब इसने भी एरर दे दी। क्यों? क्योंकि वहां पे 4 एलिमेंट है और यहाँ पे एक रो में 3 एलिमेंट है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन में कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन होगा तो इसने कहा भाई मुझे करना ही नहीं है। ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन नहीं होगा मैं वही करूंगा। तो वो वही सारे टास्क परफॉर्म करेगा जो वो आराम से बिना किसी
झंझट के झगड़े के वो कर पाए। तो यहाँ पे अब हमने उसको चेंज कर दिया, 3 एलिमेंट कर दिए, देखो इसने फिर से हमें सारी वैल्यूज दे दी। तो यहाँ पे इस तरह से जो आपको जो भी मिसमैच ऑपरेशन होंगे वो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराएगा। ठीक है, यही चीज आपकी मल्टीप्लीकेशन में भी होगी। तो मल्टीप्लीकेशन में भी अगर हमारे पास मैचिंग ब्रॉडकास्टिंग होगी तब तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, अदरवाइज वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो वो एरे है ARR, और इसमें हम np डॉट एरे, और इसमें सब में 1111 स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम उनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 4x3 का है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज हैं वो मैच नहीं कर रही हैं, या तो हम यहाँ पे उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि आप यहाँ पे परफॉर्म करा सकते हो। तो मैथमेटिकल फंक्शन में आप सब समझ सकते हो, मिन का है, देन मैक्स का फंक्शन है, कौन से पोजीशन पे मिनिमम आर्ग्यूमेंट है, कौन सी पोजीशन पे सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है, ये फाइंड आउट करना है तो ये यहाँ पे दे सकता है। राइट, तो आर्ग मिन एंड आर्ग मैक्स वो बताएगा कि कौन से इंडेक्स नंबर पे मिनिमम नंबर है, कौन से इंडेक्स नंबर पे सबसे बड़ा नंबर है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है पूरा एरे का, तो यहाँ पे SQRT यूज कर सकते हो। मीन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मीन यूज कर सकते हो। और एक्सपोनेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है या मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर मैनिपुलेशन, एरे मैनिपुलेशन देखते हैं। तो एरे मैनिपुलेशन में अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एरे है 15 नंबर्स वाला, इसको हम रीशेप कर सकते हैं। तो रीशेप के लिए हमने यहाँ पे रीशेप फंक्शन को यूज किया। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि हमने 12 एलिमेंट्स के एरे को 4x3 में कन्वर्ट किया था, इसी तरह से हमने यहाँ पे 15 एलिमेंट्स के एरे को हमने 5x3 में कन्वर्ट कर दिया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आप जब रीशेप कर रहे हो तो जितने एलिमेंट हैं यहाँ का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उसके बराबर होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे होता है कुछ भी तो वो उसको प्रॉपर एंटरटेन नहीं करेगा। यहाँ पे सपोज हमने 4 दे दिया, राइट, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो डायमेंशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई। वहाँ पे 15 नंबर है, यहाँ पे 5x3 होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। राइट, तो ये है हमारा रीशेप, मतलब 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए। और 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लैटन को यूज करते हैं। तो फ्लैटन का मतलब क्या है कि जो हमारा 2D एरे है, 2D एरे को हम फ्लैट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो फ्लैटन एरे हो जाएगा। तो उसमें हमने जस्ट फ्लैटन स्टेटमेंट को यूज किया है, फ्लैटन फंक्शन को यूज किया, और वो जो हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में गया है, 2x3 के फॉर्म में गया है, वो वापस 1 डायमेंशन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ओके, ऐसे यहाँ पे ट्रांसपोज है तो आपको ट्रांसपोज करना है तो आप फ्लोट में अपने एरे को ट्रांसपोज करते हो। तो ये हमारा 2D एरे है जो कि इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसको हमने डाला 2D डॉट ट्रांसपोज और ये हमारा ट्रांसपोज होके आ गया। राइट, वापस ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे भी चाहो, जहाँ भी चाहो उसको ट्रांसपोज कर सकते हो। ठीक है, मर्जिंग एरे, दो अलग अलग एरे उनको एक फॉर्म में मर्ज करना है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे लिए है तो ये NP एरे 1, NP एरे 2, तो एरे एक्स एरे वाई, यहाँ पे दो एरे लिए हुए हैं। और अब इनको हम एक बार में कंबाइन करते हैं। राइट, तो मर्जिंग करने के लिए यहाँ पे हमने मर्ज स्टेटमेंट को यूज किया है, सबसे पहले हमने इसको एग्जीक्यूट कराया है। राइट, अब यहाँ पे हम इन दोनों को कॉलम वाइज और रो वाइज मर्ज करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम रो वाइज मर्ज करते हैं तो यहाँ पे जब हम रो वाइज इसको मर्ज करेंगे तो यहाँ पे हमने दिया एक्स इज इक्वल टू 0। राइट,
तो एक्सेस इज इक्वल टू 0 का मतलब, अब इसमें पहली जो चीजें हम कंकैटिनेट फंक्शन को यूज कर रहे हैं। कंकैटिनेट में हम पहले दे रहे हैं कि हमें किनको मर्ज करना है आपस में। मर्ज करने के बाद फिर उनको हमें पहले किसको किसको मर्ज करना है, फिर किस तरह से मर्ज करना है, हमें रो वाइज मर्ज करना है या कॉलम वाइज मर्ज करना है। अगर रो वाइज मर्ज करना है तो हम एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो एक जैसे ही पहले एरे की रोज खत्म होंगी उसके बाद दूसरे एरो की रोज स्टार्ट हो जाएंगी, और ये हमारा एरे जेड क्रिएट हो गया। तो ये हो गया वर्टिकल मर्ज। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल मर्ज है, हॉरिजॉन्टल मर्ज में हम यहाँ पे एक्सिस की वैल्यू को 1 कर देंगे, तो इससे हमारा हॉरिजॉन्टल मर्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मर्ज और वर्टिकल मर्ज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 1 कर देते हैं तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये वर्टिकल मर्ज हो गया। तो पहले एरे के कॉलम खत्म होने के बाद दूसरे एरे के कॉलम शुरू हो जाएंगे। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो, उसी के बेस पे यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ठीक है। ऐसे ही स्प्लिट करने में होता है, जो हमारा एरे जेड है ये हमारा एक पूरा एरे है, और ये एक एरे बन गया। अब हमें इसको स्प्लिट करना है, तो इसको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना है या वर्टिकल स्प्लिट करना है। तो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करने में वही चीज आ जाएगी, कैसे हमें स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे ये जैसे हमारा एरे बना था, तो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट में हमारा 1 2 5 6 21 22 23 24 26 ये एक साथ हो जाएगा, और 3 4 7 8 23 24 27 28 एक दूसरा एरे हो जाएगा। तो इस तरह से दो पार्ट में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। वर्टिकल स्प्लिट में दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है, तो वर्टिकल स्प्लिट में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्टिकल स्प्लिट में हम सिंपली यहाँ पे दो दो रो पहले हो गए, फिर दो रो बाद में होंगे। राइट। आप नंबर ऑफ स्प्लिट बढ़ा भी सकते हो। तो अगर सपोज यहाँ पे हम 4 स्प्लिट कर देते हैं, राइट, हॉरिजॉन्टल में हम 4 स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ पे देखो 4 वन डायमेंशन एरे यहाँ पे क्रिएट होके आ गए। ठीक है। लेकिन आपको रखने उतने ही है जो आसानी से ये स्प्लिट कर पाए। अगर हमने यहाँ पे 3 कर दिया तो ये एरर दे देगा, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता। 4 एरोज है, 4 एरोज को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता, जूस बना के नहीं देना है उनका। राइट। हमें पूरे पूरे करने हैं। ठीक है। तो जब पूरे पूरे करने हैं तो जहां वो पूरे पूरे पार्ट में डिवाइड कर पाएगा उसी पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जैसे 2 है 4 है, 2 है 4 में पूरे पूरे पार्ट में डिवाइड कर पाएगा। तो दिस इज व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्प्लिट एंड वर्टिकल स्प्लिट। ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट नंपाई एरे। सो नंपाई एरे में बेसिकली जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि यू कैन स्पीड अप योर वर्क फ्लो। देन इट प्रोवाइड्स अ मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल रूटीन प्री कंपाइल्ड। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्री कंपाइल्ड मिल जाएगी। बहुत जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक से, लॉग से रिलेटेड फंक्शंस हैं, मेंसुरेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे रेडीमेड मिल जाती हैं। आपको कहीं से भी उसको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तो आप वो सारी चीजें आप इसमें डालोगे तो आराम से आप बहुत तेजी से कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो। आप यहाँ पे लार्ज एरे को यूज कर सकते हो, लार्ज मैट्रिक्सेस को यूज कर सकते हो कंपैरेटिवली। अभी जैसे मैंने आपको 10 मिलियन वाला एग्जांपल दिखाया था, तो 10 मिलियन में अब 10 मिलियन नंबर्स को एक साथ जोड़ना और घटना अलग अलग करना, तो उसमें आप देखो कितना उसको हार्डली 1 से 2 सेकंड का टाइम लगा था। जबकि आपका वही हमने नंपाई एरे से किया था, तो सॉरी, हमने जब लिस्ट से किया था तो उसमें हमें लगभग 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगा था। तो दैट्स हाउ इट इज फास्टर इज। मिलियंस के जो कैलकुलेशन है वो चुटकियों में परफॉर्म करता है। ठीक है। देन आप इसमें जितने भी एडवांस मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं यूज कर सकते हो। और इसमें numpy arrays have fixed size decided at the time of creation। तो क्रिएशन के टाइम पे आप इसमें फिक्स साइज को डिफाइन कर सकते हो। इसमें बाद में आप एडिशनल एलिमेंट्स को लेके नहीं आ सकते। राइट। देन इसके बाद आता है पैंडाज। तो पैंडाज क्या होता है? पैंडाज इज अनदर पैकेज। जैसे नंपाई एक पैकेज है, वैसे ही एक पैंडास पैकेज होता है। जब आप इंटरव्यूज में जाओगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पैंडास से ही पूछे जाते हैं। नंपाई से भी पूछे जाते हैं, लेकिन नंपाई आपका नंबर से रिलेटेड ऑपरेशंस में ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। और ओवरऑल ऑपरेशंस अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल ऑपरेशंस में पैंडास का बहुत 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 एक्सटेंसिव यूज होता है। तो हम पैंडास को देखेंगे, और इसमें हम यहाँ पे कुछ लाइव इम्प्लीमेंटेशन भी करके देखेंगे
कि कैसे हम इसमें सारी चीज़ों को अलग अलग तरह के डेटाबेस पे, जैसे हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, एक्सेल फाइल है, जेसन फाइल है, इन सारी फाइल्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे वैल्यूज लेके आ सकते हैं। ठीक है, अभी तक numpy में किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट टू एनीवन numpy में?